उसके सितारे राशि को भी बहुत फल लगेगा। कैप्टन साहब, आप हमारे दोस्त हैं, मेरा मशवरा यही होगा फिल वक्त इस मामले से हट जाएं। यहाँ कामयाबी दिखाई नहीं दे रही। जो भी इस केस को लेगा ना मुराद होगा। हाँ, जब कभी शुभ घड़ी आई तो आपको बता देंगे। अवश्य महाराज, अवश्य। अश्विनी कुमार के मुंह से बेसाख्ता निकला। दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। सलीम ने उसे यहाँ खुशखबरी सुना दी थी कि वो अगले 3 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएगा और उसके बाद आगे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। उसने अश्विनी कुमार से कहा था कि उसके लिए कुदरत के पास बहुत से इनामात मौजूद हैं, लेकिन अफसोस व्हाइट फ्लावर उसे नहीं मिल सकेगा। कर्नल जोशी की मौत से मुतल्लक तो आपको इल्म होगा। अचानक ही अश्विनी कुमार ने कह दिया। हाँ, बहुत भले आदमी थे। एक मर्तबा मुलाकात हुई थी उनकी बर्थडे पार्टी में। बहुत दुख हुआ। सुदर्शना ने बताया था, भाई ये मेरी होने वाली जोरू जरूर है, लेकिन मुझे इसके बिजनेस से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि देश की सेवा के लिए और बहुत से महकमे मौजूद हैं। अंकल ने सारी जिंदगी पुलिस में गुजार दी, मालूम नहीं इसके दिमाग में क्या समाया। आप इसका तबादला पुलिस में ही करवा दें, मुझे तो बहुत डर लगता है इसकी नौकरी से। सलीम ने गोलमोल साथ जवाब दिया। क्यों भाई इंस्पेक्टर, तुम क्या बहुत तंग आ गई हो हम लोगों से? अभी उसकी बात नामुकम्मल थी कि सुदर्शना जज्बाती हो गई। उसकी आंखों से आंसू बेसाख्ता बह निकले और उसने रिंधे हुए गले से अपने साथ कैप्टन शर्मा की तरफ से होने वाली ज्यादतियों का रोना रो दिया। कश्मीर में पेश आने वाला वाकया भी उसने बड़ी दलेरी से कैप्टन शर्मा के खाते में डाल दिया। सलीम इस दरमियान बज़ाहिर लाताल्लुक सा बना रहा। बास्टर्ड को मैं देख लूंगा, अश्विनी कुमार ने दांत पीसते हुए कहा। सुदर्शना बहुत परेशान रहती है, मैंने सोचा आप ही शायद इसके मसले का कोई हल निकाल सकें। सलीम ने मिलाकर गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, महाराज आप मुझे सिर्फ 1 माह की मोहलत दे दें। मैंने 15 दिन की छुट्टी ले रखी है, जिसके बाद एक कोर्स करना है। मेरे ऑफिसर इंचार्ज कर्नल बख्शी ही कर्नल जोशी का चार्ज लेने जा रहे हैं, जिसके बाद इस सेक्शन की कमांड मुझे मिल जाएगी। मैं इसे देख लूंगा। इससे मुतल्लक पहले भी बहुत सी शिकायत मौसूल हो चुकी हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में बहुत कुछ देखते और जानते हुए भी नजरअंदाज करना पड़ता है। इसे आप कुछ भी समझ लें। अश्विनी कुमार ने बड़े एतमाद से कहा, इस शुभ घड़ी में आपको परेशान करके हमने ज्यादती की, लेकिन इसे मजबूरी समझकर माफ कर दीजिएगा। सलीम ने बड़ी इंकसारी से जवाब दिया, ओ नहीं महाराज, आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ रहें और हमें क्या चाहिए। आप अब आराम कीजिए, शाम को मिलते हैं। ये कहकर अश्विनी कुमार बाहर चला गया। दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। सुदर्शना बहुत मुतमईन हो गई थी। उसके दिल में मौजूद राजकुमार के लिए मोहब्बत में अब बेपनाह अकीदत का रंग आ गया था। वाकई इस शख्स में कोई इसरार छुपा था। उसके दिल ने गवाही दी। 3 रोज तक वो लोग शादी के जश्न में शरीक रहे और चौथे रोज ठाकरों ने बड़ी बददिली के साथ उन्हें वापस जाने की इजाजत दे दी। सलीम को बादल नख्वास्ता अपना दिल्ली का एड्रेस बता देना पड़ा। रवानगी से पहले अश्विनी कुमार ने एक मर्तबा फिर सुदर्शना को यकीन दहानी करवाई थी कि वो खुद को तनहा न समझे। सुदर्शना इसलिए भी मुतमईन थी कि इसे ORS की ताकत का इल्म था और वह जानती थी कि कर्नल बख्शी के दायरा इख्तियार में क्या कुछ आता है। इस मर्तबा जब वो घर पहुंची तो मामूल के मुताबिक हिशाज बशाज थी, जो घर वालों के लिए बहुत नेक शगुन था। गाड़ी में मौजूद इंजन के मामूली से नुक्स को ठीक करवाने की जिम्मेदारी उसने खुद ही ले ली थी और अब सुदर्शना को शिकारपुर ऑफिस पर छोड़कर जा रहा था। जैसे ही उसने गाड़ी का रुख घर की तरफ मोड़ा, अचानक ही वो चौंक पड़ा। मेन गेट से एक जीप बाहर निकली थी, जिसकी अगली सीट पर शमसी बैठा था। किसी अचानक आमदा ख्याल के तहत उसने अपनी गाड़ी जीप के पीछे लगा दी। जीप मामूल की रफ्तार से जा रही थी। 1.5-2 फरलांग के बाद यहाँ ट्रैफिक का रश बढ़ गया था, जिसने सलीम के लिए बड़ी आसानियां पैदा कर दी थी। करीबन पौन घंटे की थका देने वाली ड्राइविंग के बाद बिलाकर उस सफर का खात्मा हो गया। वो लोग कैंट एरिया के ब्लॉक नंबर 7 में पहुंच चुके थे, जिसके एक कोने में बने फ्लैट्स के बाहर जीप रुक गई थी। सलीम ने अपनी गाड़ी सड़क के दूसरे किनारे एक घने दरख्त के नीचे पार्क की थी और यहाँ से उसे सामने का मंजर वाज़िया दिखाई दे रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर बने खूबसूरत और लग्जरी फ्लैट्स के सामने बागात का तवील सिलसिला चलता चला गया था, जिसके बाद पार्किंग की जगह जीप खड़ी थी। उसने तीसरे फ्लैट के सामने इन लोगों को रुककर बेग को अलविदा कहते देखा। बेग ने अपने पास मौजूद चाबी से ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया, जबकि ड्राइवर और रा का एक अफीसर जो उसके साथ आए थे वापस लौट गए। सलीम ने कार का बोनट उठा रखा था, जिसकी ओर से उसने जीप को वापस जाते देखा और इन लोगों के जाने के बमुश्किल 2 मिनट बाद ही वो टहलता हुआ उस तरफ जा रहा था। यहाँ दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। वो खुद में इतने ज्यादा मगन थे कि किसी को किसी की तरफ देखने का होश नहीं था। फ्लैट के दरवाजे के सामने से गुजरते हुए उसने फ्लैट का नंबर नोट किया, जिसके बाहर किसी मिस्टर मल्होत्रा के नाम की तख्ती लगी थी, और वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। ये अचानक टकराव उसके लिए खुदाई अतिया था, जिस पर वो फूले नहीं समा रहा था।
गाड़ी अपने प्रेस के नजदीक वर्कशॉप में छोड़कर उसने मकामी पीसीओ से गैर मुल्की कॉल बुक करवाई और वहां अपने दोस्त को बेग की रहाइश का एड्रेस देकर अपने प्रेस का नंबर लिखवाया ताकि उसे अगली हदायत मिल सके। वहां से लौटने के बाद वो प्रेस चला गया था। वहां से शाम को जब वो घर लौटा तो सुदर्शना घर पर मौजूद थी। सलीम ने उसे बाहर चलने के लिए कहा तो सुदर्शना ने तबीयत खराबी का बहाना कर दिया, जिसकी वजह से सलीम ने मुंह बना लिया। नाराज हो गए जाने मन, खैर अब तुम्हें नाराज तो नहीं कर सकती, जहन्नुम में जाए नौकरी, अच्छा जहां तुम्हारा दिल चाहे ले चलो। ये कहते हुए उसने बाकायदा एक फिल्मी गीत बड़े फिल्मी अंदाज में गाना शुरू कर दिया। सलीम ने मुस्कुराते हुए गाड़ी सुपरमार्केट की तरफ भगा दी और वो सुपरमार्केट के गिफ्ट सेंटर के सामने खड़े थे। सुदर्शना के कहने के बावजूद वो गाड़ी से नीचे न उतरा और वो अकेली ही गिफ्ट सेंटर तक चली गई। सुदर्शना ने बेग के लिए सालगिरह का तोहफा लेना था। सालगिरह का तोहफा तो तुझे मैं दूंगा, गद्दार, उसने बुड़बुड़ाते हुए दांत पीसे। 2-3 मिनट बाद ही सुदर्शना वापस लौट आई थी। उसने अपने हाथ में एक केस पकड़ी हुई थी। उसे क्या गाने सुनाओगी? भाई ये मुस्लिम लोग बड़े रोमांटिक होते हैं। मैंने कहा कि बेचारे का दिल भी बहला रहेगा, सो ये ले आई। उसने चिढ़ाने के अंदाज में कहा और गाड़ी में बैठ गई। घर तक वो गाड़ी के केस प्लेयर पर सलीम को गाने सुनाती आई। उसने गिफ्ट सेंटर पर पैकिंग ऑर्डर लिखवा दिया था और अब वहां से पैकेट परसों शाम वसूल करके बेग को उसके घर पहुंचाना था। सलीम ने जानबूझकर ऐसी फिजा बना रखी थी कि वो उसे बेग के घर का एड्रेस न बताने पाए और गुफ्तगू का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। सारी रात वो बेग की सालगिरह पर तोहफा देने पर गौर करता रहा। बिलाखिर एक नतीजे पर पहुंच गया। अगले रोज मामूल के मुताबिक जब वो प्रेस से मुतल्लक चीजों की खरीदारी के लिए प्रेस से निकला तो सीधा पटेल के अड्डे पर पहुंच गया, जहां एक मर्तबा फिर शनाख्त के तमाम मराहिल तय करके पहले के से अंदाज में उसे मतलूबा अशिया मिल गई। ये छोटा सा ट्रांसमीटर डिवाइस था जिसके साथ खिलौना नुमा रिमोट कंट्रोल भी लगा हुआ था। हस्बे साबिक उसने दोनों चीजें पॉलीथिन के बैग में रखकर अपने जैकेट की जेबों में इस तरह ठोंस ली कि उनके नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने बेग को सालगिरह के रोज ही इसकी गद्दारी का तोहफा देने की ठान ली थी। ऐसे खूबसूरत मौका को वो जाया नहीं करना चाहता था। उसने अगले रोज तक मामूल के मुताबिक सारा काम किया। इस दरमियान दोनों ने बेग से मुतल्लिक एक लफ्ज भी नहीं कहा था और खासे रोमांटिक बने रहे थे। आज एतवार का दिन था। इस रोज वो अमूमन छुट्टी किया करते थे, लेकिन प्रेस पर काम का जोर होने के सबब ये छुट्टी कभी कभी कैंसिल भी हो जाती थी। आज भी सलीम ने दोपहर तक ड्यूटी देनी थी, जिसके बाद राहुल ने जाना था। शाम को सब ने इकट्ठे घर से बाहर जाकर किसी अच्छे से होटल में डिनर का प्रोग्राम बनाया था। होटल का इंतखाब सुदर्शना ने पहले से कर लिया था। वहां पर अपनी मेज रिजर्व करवा दी गई थी। सुबह मामूल के मुताबिक उसने सैर की और अब नाश्ते के बाद मोटरसाइकिल पर अपने प्रेस की तरफ रवाना हो गया। मोटरसाइकिल आंधी और तूफान की रफ्तार से उड़ाता वो कैंट एरिया की तरफ जा रहा था। यहाँ फूलों की मशहूर दुकान से उसने सफेद रंग के फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता तैयार करवाया और मोटरसाइकिल को नजदीकी स्टैंड पर खड़ी करके वहां से एक टैक्सी के जरिए वो बेग के फ्लैट की तरफ जा रहा था। उसकी आंखों पर गहरे स्याह शीशों की ऐनक लगी थी और सर पर उसने बज़ाहिर सर्दी से महफूज रहने वाली टोपी इस तरह ओढ़ रखी थी कि उसकी पहचान मुमकिन न रहे। उसके सामने के दोनों दांत भी बज़ाहिर नकली दिखाई दे रहे थे, जिस पर सोने का खौल चढ़ा हुआ था। ऐसे चुटकुले उसके पास अमूमन मौजूद रहते थे। टैक्सी ड्राइवर के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि पिछली सीट पर बैठे बैठे उसने कमाल होशियारी से अपनी जेब में मौजूद बमुश्किल 2 इंच मोटा और 3 इंच लंबा डिवाइस फूलों के गुलदस्ते में इस तरह छुपा दिया था कि पूरा गुलदस्ता खुलने पर ही इसका इंकशाफ हो सकता था, जबकि गुलदस्ते को पॉलीथिन के कागज में पैक किया गया था। फ्लैट से कुछ फासले पर ही उसने टैक्सी छोड़ दी और बड़े अतमाद से फ्लैटों की तरफ चल दिया। छुट्टी होने की वजह से शायद अभी यहाँ जिंदगी पूरी तरह बेदार नहीं हुई थी। 2-3 कारें उससे कुछ फासले से गुजर रही थीं, लेकिन फासला इतना ज्यादा था कि किसी को ढंग से उसकी तरफ देखना भी नसीब नहीं हो सकता था। ग्राउंड फ्लोर के बाहर मौजूद बाग में सिवाय एक बूढ़े माली के और कोई उसे दिखाई नहीं दे रहा था। माली भी उसके वहां पहुंचने तक अपनी साइकिल संभाल कर शायद दूसरी तरफ जाने की तैयारी कर रहा था। फ्लैट के दरवाजे के सामने रुककर उसने तायराना नजरों से माहौल का जायजा लिया और कदरे मुतमईन होकर फ्लैट की इतलाई घंटी बजा दी। 2 मरतबा वक्फे से घंटी बजाने के बाद उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और दरवाजे के अकब से बेग का चेहरा बरामद हुआ। शायद वो गहरी नींद से बेदार हुआ था। उसने हैरानगी से अपने इस अजनबी मेहमान के चेहरे पर नजर डाली और इस्तफहामिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू सर, आपके दोस्तों की तरफ से। ये कहते हुए उसने हैरानो परेशान और कदरे बुखलाए हुए बेग को बड़ा सा गुलदस्ता पकड़ा दिया। ओह तो ये बात है,
अचानक ही बेग को याद आ गया कि आज उसकी सालगिरह है, जिसके साथ ही उसे समझ भी आ गई कि ये तोहफा किसकी तरफ से आया होगा। जिस हालत में वो उठकर आया था, उसके जिस्म से जिस तरह अभी तक शराब की बदबू के भभोके उठ रहे थे, इससे सलीम ने एक बात का अंदाजा तो बखूबी लगा लिया था कि बेग घर में अकेला नहीं, जरूर राह की कोई फाहिशा उसके बिस्तर पर मौजूद होगी। आइए हमारे साथ चाय का एक कप पी लीजिए, उसने सलीम से कहा। सलीम ने अभी तक उसकी आंखों में बेयकीनी के साए लहराते देखे थे। नो सर, मुझे अभी एक और काम भी करना है। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। उसने ये कहकर दरवाजा बंद कर लिया और लंबे लंबे डग भरता वहां से बाग तक आ गया। कौन था? जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बेग को बेडरूम में मौजूद फाहिशा की आवाज सुनाई दी। बड़े खूबसूरत फूल हैं भाई, उसने फूलों को गौर से देखते हुए कहा। फिर फाहिशा की आवाज की तरफ मुतवज्जा होकर अभी जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था जब अचानक एक हल्का सा धमाका हुआ और गुलदस्ता उसके हाथों में फट गया। सलीम ने चलते चलते ही अपनी जेब में मौजूद रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया। उसके कानों तक धमाके की आवाज बड़ी मध्यम होकर पहुंची थी। दूसरी तरफ मुड़कर देखे बगैर वो अपनी मामूल की रफ्तार चलता रहा। 2 सड़कें अबूर करने के बाद उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी और अब अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के बाद प्रेस की तरफ मुतमिन होकर उड़ा जा रहा था। प्रेस से 2-3 फरलांग पहले एक बड़े से नाले पर बने पुल को अबूर करते हुए उसने अपनी जेब में पड़े खिलौने नमा रिमोट को नाले में फेंक दिया। रिमोट नाले की गंदगी के साथ बहता हुआ उसकी नजरों से ओझल हो गया और थोड़ी देर बाद ही वो प्रेस में अपनी ड्यूटी पर मौजूद था।